नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स को। बेसिकली आप यहां पर चैप्टर के हेडिंग से समझ सकते हो कि इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे जो व्यापारी समूह है उनके बारे में, इसी के साथ साथ जो राजा महाराजा हैं उनके बारे में, और इसी के साथ साथ जो पिलग्रिम्स होते हैं यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके बारे में। अब साथियों, यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर देखने को क्या मिलता है कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग से हम देखें तो जैसे जैसे क्या है, हमने पहले के चैप्टर में देखा व्यापार और वाणिज्य का विकास हो रहा है। अब व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ हमें देखने को मिलता है कि ये जो इंडिया के अंदर तटवर्तीय क्षेत्र है, इन तटवर्तीय क्षेत्रों का बहुत बड़े पैमाने पर विकास भी देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर केरल देखने को मिलता है, गुजरात के पास हमें भरूच देखने को मिलता है, इसी के साथ साथ यहाँ पर विशाखापट्टनम और पौंडीचेरी, इन सभी एरिया का अब क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अब ऐसे में क्या है कि बहुत सारे जो अरब व्यापारी हैं, अरब व्यापारी के साथ साथ रोम व्यापारी हैं, वह सभी भारत के अंदर इन तटवर्तीय क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर व्यापार, जब वो यहाँ पर आते हैं तो ना सिर्फ व्यापार करते हैं बल्कि क्या है, अपने साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म को भी लेकर आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे चर्च और मंदिर आदि की क्या है, स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर जगनी है वो मार्केट में एक बार जाती है और मार्केट में वो देखती है कि ये जो व्यापारी हैं वो अलग अलग सिटी से आए हुए हैं। आमतौर पर ये जो बस है, ट्रक है, इन सभी के ऊपर सामान लाद कर ये आए हुए हैं। इसी के साथ साथ जब ट्रेडर है, यह पूरा का पूरा व्यापार खत्म हो जाता है तो अपने सभी वस्तुओं को समेट करके क्या है, वह अपने वापस स्थान पर चले जाते हैं। तो वहां पर जो उनकी मदर है वो उनको बताती है कि ये सभी के सभी व्यक्ति क्या है, एक व्यापारी हैं। ठीक है, व्यापारी एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि वस्तुओं को एक स्थान पर जहां पर वो बनता है वहां से लेकर आता है, और लेकर आने के बाद उसको किसी और स्थान पर बेच देता है। उसी को हम ट्रेडर कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये जो ट्रेड है और व्यापार है, और जो व्यापार करने वाला व्यापारी है यानी ट्रेडर है, उनके बारे में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने पहले की वीडियो में देखा था कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है, मटका है, और इन मटकों को लोग बनाते हैं और दूर दूर के क्षेत्रों में इसको बेचा करते थे। अब ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है वो दूसरे स्थानों पर कैसे गई, बेसिकली ट्रेडर के माध्यम से। ट्रेडर ने संभवतः इनको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचा होगा। इसी के साथ अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं अब साउथ इंडिया की, तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है वो तो हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला, साउथ इंडिया में भी देखने को मिला। तो ये नॉर्थ इंडिया में बनता था, साउथ इंडिया में आकर बेचा जाता था, और विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी इन बर्तनों को बेचा जाता था। अगर हम सिर्फ साउथ इंडिया की बात करें तो हमें गोल्ड के अलावा और भी अन्य प्रकार के जो पीसे स्पाइसेस होते हैं यानी मसाले, ठीक है, उदाहरण के लिए पेपर यानी काली मिर्च, ठीक है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, प्रीसियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, इसी के साथ साथ ये सभी जो चीजें हैं वो हम बेसिकली क्या है, रोम को बेचा करते थे। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, रोम के साथ गोल्ड पीसेस, फिर ब्लैक पेपर और प्रीसियस स्टोन का व्यापार हम करते थे। और रोम साम्राज्य के अंदर हमें देखने को मिलता है कि ये जो ब्लैक पेपर है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा था, और इस वजह से इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको हम देखते हैं ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अब बेसिकली क्या है कि जो रोम के व्यापारी हैं वो समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे बड़े बड़े जहाजों के अंदर। इसी के साथ साथ यह अपने कारवां के साथ आया करते थे। कारवां का बेसिक मतलब ये होता है कि व्यापारियों के समूह के साथ आया करते थे, ठीक है, कारवां मतलब व्यापारियों का समूह। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे रोम साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, साउथ इंडिया के अंदर रोम साम्राज्य के जो व्यापारी हैं वो आया करते होंगे और चीजों को बेचा करते होंगे।
ठीक है। इसी प्रकार का जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलता है एक बेसिकली संगम पोयम से। ठीक है, और संगम पोयम क्या है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि तमिल रीजन के अंदर जो पांड्य शासक हैं उनके माध्यम से एक मीटिंग बिठाई गई। ठीक है, उसी को बोला जाता है संगम, और इसके अंदर किताबों की रचना की गई, और इसी किताबों के माध्यम से हमें साउथ इंडिया के बारे में पता चलता है। तो हमें क्या पता चलता है कि पुहार नाम का एक पोर्ट था, ठीक है, ईस्ट कोस्ट के ऊपर, यानी ये हमारा बेसिकली क्या है, बेसिकली ये आप देख रहे हो तटवर्तीय क्षेत्र है, कोस्ट है। अब इसके जो ईस्ट है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर हमें एक पुहार नाम का पोर्ट देखने को मिलता है, जहां से हम क्या करते थे, घोड़े का व्यापार किया करते थे। इसी के साथ साथ ब्लैक पेपर का व्यापार किया करते थे। जेम्स यानी मोतियों का व्यापार किया करते थे। गोल्ड यानी सोने का व्यापार किया करते थे। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी। पियर्स का मतलब मोती। कोरल्स एक प्रकार का बेसिकली समुद्री, बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से मोती पदार्थ होता है। इसी के साथ साथ यहाँ तक कि हम जो अनाज है उन सभी का भी व्यापार करते थे। और आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो फूड स्टफ्स है वह क्या है, श्रीलंका के साथ म्यांमार, इन सभी क्षेत्रों से भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा व्यापार हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है, रोम साम्राज्य के साथ और अन्य क्षेत्रों के साथ, चाहे श्रीलंका हो चाहे म्यांमार हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रेडर्स है, अब ये क्या है, जो सी रूट है उसके माध्यम से यहाँ पर आया करते थे। अब सी रूट के दौरान भी ये जो बेसिकली अगर हम बात करें अरेबियन व्यापारी की, तो ये अरेबियन व्यापारी बे ऑफ बंगाल के पास में आकर रुका करते थे। और बे ऑफ बंगाल में रुकने के लिए यहाँ पर साउथ ईस्ट जो मानसून है, ठीक है, मानसूनी हवाएं हैं, उनका ये सहारा लिया करते थे। ठीक है, अब इस आधार पर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये है इंडिया। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे अफ्रीका है। ठीक है, अब ये जो अफ्रीका का कोस्ट है, यहाँ से आने के लिए बेसिकली नाव को चलाने के लिए उस समय तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो जैसे ही क्या होता था, हवाएं जिस तरफ बहती थी, तो ये व्यापारी भी क्या है, नाव के सहारे उसी दिशा में जाया करते थे। तो जब ये हवा साउथ ईस्ट की तरफ बहती थी, यानी इस तरफ बहती थी, तो ये बेसिकली क्या है, भारत में आकर व्यापार किया करते थे। और ये जो हवाएं हैं इन्हीं को बोला जाता है मानसूनी हवाएं। अब बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट की, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, इन सभी इलाकों से बेसिकली साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेकर, हवाओं का सहारा लेकर ये भारत में आया करते थे। तो यहाँ पर आपको बात पता चल गई, एक क्या है अरेबियन सी, फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका, ये सभी लोग क्या है भारत में इस साउथ वेस्ट मानसूनी हवाओं के माध्यम से आया करते थे। ये वापस जाने का रास्ता यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट से आया करते थे और साउथ वेस्ट से जाया करते थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं न्यू किंगडम की। अब देखो, जैसे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यापार का विकास हो रहा है, तो नए नए राज्यों का भी क्या है, कोस्टल एरिया के अंदर विकास हो रहा है। उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है कि बहुत बड़ा भाग क्या है, कोस्टल रीजन पे ही आता है। यहाँ पर बहुत सारे हिल हैं, प्लेट्यू हैं, रिवर वैली हैं। ठीक है, और इन्हीं रिवर वैली के साथ क्या है, कुछ कुछ राज्यों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कावेरी रिवर जो पूरा का पूरा रीजन है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल था, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था। ठीक है, और यहाँ पर जो चीफ हुआ करते थे, या दूसरे शब्दों में कहें राजा हुआ करते थे, इन रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश किया करते थे। अब जब ये कंट्रोल किया करते थे राजा, तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है, ये बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। और अगर हम संगम पोयम की बात करें, तो संगम पोयम में इसी प्रकार के 3 शासकों की यहाँ पर जिक्र हमें देखने को मिलता है। 3 डायनेस्टी का जिक्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो 3 चीफ हैं, इनको क्या है, तमिल लैंग्वेज में या फिर दूसरी भाषा में कहें, संगम पोयम के अंदर मूवेंदार कहकर पुकारा गया है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मूवेंदार का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मूवेंदार का जो मतलब है वो संगम पोयम के अंदर 3 चीफ से है। अब ये 3 चीफ कौन कौन से हैं, चोल,
चेर और यहाँ पर आपको पांड्य देखने को मिलते हैं। साथियों, अगर आप यहाँ पर मैप में इस तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि ऊपर के रीजन में आपको चोल राज्य देखने को मिलता है, फिर इसी के साथ आपको यहाँ पर क्या है चेर राज्य देखने को मिलता है, और इस स्थान पर आपको पांड्य शासन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, हर एक ये जो तीनों राज्य हैं, हर सभी तीनों जो राज्य हैं इनकी अपनी दो दो राजधानी हुआ करती थी। अब एक राजधानी बेसिकली क्या है, मुख्य क्षेत्र के अंदर हुआ करता था, यानी इनलैंड के अंदर हुआ करता था, और एक राजधानी ये आमतौर पर जो समुद्र से लगा हुआ जो भाग है यानी तटवर्तीय इलाका है, वहां पर इनकी अपनी एक राजधानी हुआ करती थी। और इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि पुहार के साथ कावेरी पट्टनम और जो मदुराई है, ये प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलते हैं चोल और जो पांड्य शासक हैं उनके प्रमुख पोर्ट हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, पोर्ट ऑफ चोला एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ द पांड्या। चोला की एक कैपिटल कौन सी थी, कावेरी पट्टनम, और यहीं पर इनका एक पोर्ट भी था। ठीक है, इसी के साथ पांड्या की जो राजधानी थी वह मदुराई थी। तो ध्यान रखिएगा, चोला की जो राजधानी और कैपिटल सिटी पुहार कावेरीपट्टनम, और पांड्यों की बेसिकली राजधानी मदुराई। ठीक है, अब पांड्यों की मैंने आपको मदुराई बताया था कि मदुराई में क्या होता है, संगम पोयम का अरेंजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो अभी मैंने बताया चोल चेर पांड्य, ये तीनों ही शासक क्या हैं, इतने ज्यादा प्रमुख शासक नहीं है। ठीक है, नॉर्मल शासक जैसे हम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देख रहे थे, उत्तर भारत के अंदर, कि बड़े बड़े राज्य स्थापित कर रहे हैं, लोगों से रेगुलर टैक्स ले रहे हैं, किले बनवा रहे हैं, ऐसा इनके साथ नहीं था अभी के टाइम में। अभी ये क्या है, लोगों से टैक्स नहीं ले रहे हैं रेगुलर बेस पर, ये बस जो लोगों के द्वारा दिए जाने वाले गिफ्ट हैं उन्हीं के माध्यम से अपना जीवन चला रहे हैं। इसी के साथ मिलिट्री एक्सपेडिशन देखने को मिलता है, और इसी के साथ लोगों से ये ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे, अपने जो नेबरिंग एरिया है, नेबरिंग एरिया पे अटैक किया करते थे, और उन अटैक से उनको जो पैसा प्राप्त होता था उससे राज्य चलता था। इसी के साथ साथ ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें देखने को मिलता है, आमतौर पर अपनी फैमिली के अंदर, सोल्जर्स के बीच में, और जो पोइट यानी राज दरबार के अंदर अगर कवि है तो उनको क्या है, यह लूटे हुए जो धन है या फिर प्राप्त हुआ जो धन है उसको इन लोगों में बांटा जाता था। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि संगम पोयम के जो बेसिकली कवि हैं, ठीक है, उनको क्या है, रिवॉर्ड प्रदान किया गया था, जैसे कि प्रीसियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्स, एलिफेंट, चैरियट और फाइन क्लोथ्स यानी महीन मलमल के कपड़े। यह सभी चीजें क्या है, लोगों को गिफ्ट में प्रदान की जाती थी राजा के माध्यम से। फैमिली और सोल्जर्स को भी यह चीजें प्रदान की जाती थी। अब ये तो हमने बात कर लिया डिटेल में चोल चेर पांडे और चोल चेर और पांडे की। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब चोल चेर पांडे का शासन समाप्त होता है तो और भी अन्य शासक आते हैं बाद में। ठीक है, यानी लेटर यानी बाद के समय में हमें देखने को मिलता है इसी रीजन के अंदर इन सभी को हरा करके सातवाहन वंश का शासन शुरू हो जाता है। अब सातवाहन वंश बेसिकली वेस्टर्न इंडिया से अपना शासन शुरू करते हैं, और इसके सबसे प्रतापी या सबसे प्रमुख शासक हमें देखने को मिलते हैं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक राजा का नाम है जो कि सातवाहन वंश से संबंध रखा करता है। अब यहाँ पर आप नाम देख रहे हो गौतमी पुत्र, और गौतमी पुत्र का मतलब होता है गौतमी का बेटा, और ये जो राजा है, राजा का नाम था श्री सातकर्णी। ठीक है, तो राजा का नाम है सातकर्णी, श्री उसके सम्मान में लगाया गया, और यहाँ पर गौतमी पुत्र का मतलब गौतमी का बेटा। तो बेसिकली यहाँ पर सातवाहन वंश में एक प्रथा थी कि अपनी माता का जो नाम है वह अपने नाम के साथ लगाया करते थे। यही रीजन है कि इनकी माता का नाम हमें गौतमी बलश्री देखने को मिलता है, और इन्होंने अपने माता के नाम के आधार पर ही शासन किया था। ठीक है, और यही रीजन है कि ये जो सातवाहन है बेसिकली बहुत बड़े पैमाने पर अपने जो मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं वो करते हैं, यानी दूसरे राज्यों के ऊपर अपने सेना भेजते हैं, उनको जीतते हैं। और यही रीजन है कि इन सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ स्वामी बोला जाता था, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ बोला जाता था। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि दक्षिणापथ स्वामी किसे बोला जाता था, तो सातवाहन शासकों को बोला जाता था।
स्पेशली गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को। इसी के साथ साथ इसने क्या किया था, आर्मी भेजा था ईस्टर्न इलाके में भी, वेस्टर्न इलाके में भी, और साउथ कोस्ट के अंदर भी इनका जो राज्य का बेसिकली सेना की टुकड़ी है वो मार्च करती हुई हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पूरा शासक वंश के बारे में डिटेल में बात कर लिया। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं सिल्क रूट की। अब देखो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इस टाइम पर मान लीजिए ये है इंडिया, इंडिया के साथ साथ आपको यहाँ पर हमारे बांग्लादेश, फिर उसके बाद यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार के साथ चीन, इस प्रकार से आपको ये पूरा रीजन नजर आएगा। फिर उसके बाद यूरोप, मिडल ईस्ट रीजन, यूरोप के बाद इस प्रकार से पूरा हमें ये सिस्टम नजर आता है। यहाँ पे आप अफ्रीका देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे अमेरिका। तो आप यहाँ पर देखोगे चाइना क्या करता था, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस तरह से रोड बना के क्या करता था, व्यापार किया करता था। तो यहाँ पर आप ये वाली जो रोड देख रहे हो, इसी रोड को बोला जाता था सिल्क रूट, और इसके कुछ कुछ पार्ट क्या है वो हमारे इंडिया के साथ भी आया करते थे। तो नॉर्मल सी बात है, ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या है, कुषाण वंश का शासन हुआ करता था, और कुषाण वंश भारतीय राजवंश था। अब ऐसे में क्या था, जो चीन के द्वारा किए जाने वाला व्यापार है वो भारतीय मार्ग से गुजरता था। इस वजह से कुषाण शासक जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर टैक्स भी वसूला करते थे। अब बात आती है, ये जो चीन है यह क्या करता है, दुनिया भर को क्या करता था, रेशम के यानी बेसिकली यहाँ पर आपको सिल्क का बेसिकली कपड़ा बेचा करता था। तो इसी वजह से ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते का ही नाम क्या पड़ गया, सिल्क रूट। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो सिल्क क्या है, एक प्रकार का रिच ग्लोसी कलर सिल्क हुआ करता है, ठीक है, जिसका टेक्सचर यानी उसका जो स्पर्श है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, और यह जो बेसिकली हाईली वैल्यूएबल फैब्रिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो सिल्क है उसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता है, और जो कि सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क का एक ककून आता है, ठीक है, उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सिल्क नाम का एक बेसिकली कीड़ा होता है, उस कीड़े से क्या हो, ककून बनते हैं। ककून के ऊपर क्या है, बहुत सारी, मान ली ककून आप सभी समझते ही होंगे, एक गोल गोल प्रकार का क्या है, एक प्रकार से अंडा टाइप में होता है, और इसी ककून से बेसिकली क्या है, कीड़े निकलते हैं जो कि रेशम के कीड़े होते हैं। अब यहाँ पर जो अंडा का पूरा बाहरी खोल है वो क्या है, सिल्क से बना होता है। अब नॉर्मली क्या किया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही ककून को डेवलप किया जाता है तो इस प्रकार से इनको गर्म पानी में डाल के ये जो पूरा रेशा है उसको इस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, थ्रेड इस निकाल करके फिर इसका थ्रेड बनाया जाता है, और थ्रेड बनाकर फिर बाद में क्या है, इससे कपड़ों का निर्माण किया जाता है। अब ये सिल्क वॉर्म से किस तरह से पूरा का पूरा थ्रेड बनाया जाए, कपड़ा बनाया जाए, ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्रोसेस है, और इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि 7000 साल पहले चाइना को ही इस बारे में पता था कि कैसे हम सिल्क वॉर्म से बेसिकली सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, और चाइना ने इसको दुनिया से छुपा कर रखा। और यही रीज़न है कि चाइना अकेले ही सिल्क का व्यापार किया करता था। यहाँ पर आमतौर पर जो हॉर्स है यानी जो घोड़े हैं उन और कैमल है, उनके ऊपर ये जो सिल्क है उनको लाद करके दुनिया भर में ये बेचा करते थे, और जिस रास्ते का यह यूज किया करते थे उसी को ही सिल्क रूट बोला जाता था। इमेज में मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ये पूरा क्या है, सिल्क रूट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई रोड नहीं था या भारत में कोई फेमस रोड नहीं था। अब नॉर्थ की तरफ जो हमें रोड देखने को मिलती है सिल्क रूट से यहाँ पर कनेक्ट होता हुआ, उसको हम उत्तरापथ कहते हैं, और ऐसी रोड जो क्या बोलते हैं उज्जैन, फिर मथुरा, फिर उसके बाद इस प्रकार से नीचे की तरफ आती है, उसको हम बेसिकली दक्षिणापथ कहते हैं। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ भारत के अंदर दो प्रमुख रूप से रूट देखने को मिलते हैं, व्यापारिक मार्ग देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चाइनीज हैं वो सिल्क के रूप में जो ईरान है और वेस्ट एशिया के शासक हैं उनको सिल्क के कपड़े गिफ्ट किया करते थे। ठीक है, और
आज से अगर हम 2000 साल पहले की बात करें तो सिल्क का कपड़ा देखते ही देखते जो रोम साम्राज्य के शासक हैं उनके बीच में, ईरान के शासक है, वेस्ट एशिया के शासक है, उनके बीच में क्या है, लग्जरी का एक सिंबल बन गया। यानी जिसके पास सिल्क का कपड़ा होता था वो बहुत ज्यादा अमीर माना जाता था। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सिल्क का कपड़ा महंगा हुआ करता था, ये बहुत दूर दराज के रास्तों से मंगाया जाता था, डेंजरस रूट पार किया जाता था, माउंटेन पार किया जाता था, इसको क्या है, रोम में ले जाने के लिए। कई बार क्या होता था कि जो रास्ते में पड़ने वाले राज्य हैं वो उनसे पेमेंट मांगा करते थे, यानी टैक्स मांगा करते थे। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा महंगा हमें कपड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है, सिल्क रूट एंड इट ब्रांचेस, यहाँ पर सिल्क के रूट के हमने कुछ ब्रांचेस भी आपको बताए थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और भी अन्य। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट, और मैंने आपको बताया कुछ जो शासक थे वह इस सिल्क रूट के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। क्यों कंट्रोल किया करते थे? ताकि उनको टैक्स मिले, ताकि उनको ट्रिब्यूट मिले, ताकि उनको गिफ्ट मिले। ठीक है, और ये इस टैक्स और ट्रिब्यूट के बदले में जो व्यापारी हैं उनकी रक्षा करते हैं, लुटेरों से उनकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार के शासकों में जो सिल्क रूट के ऊपर अपना कंट्रोल रखा करते थे कुषाण हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अभी बताया गया कि कुषाण शासक हमें एशिया के अंदर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर शासन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो कुषाण शासक है इनकी दो प्रमुख राजधानी हुआ करती थी, बेसिकली मथुरा और तक्षशिला। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेशावर, मथुरा और तक्षशिला में इनके प्रमुख केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये बाकी सभी जो रिवर इंडस है उसके यहाँ तक अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रखते हैं। और ये कुषाण शासक हैं जो अर्लीस्ट रूलर हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का भारत के अंदर जारी किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ से अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किसके द्वारा किया गया? तो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे पहले सोने के सिक्कों को जारी किया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापार इतना हो रहा है, इनके पास सोना ही सोना यहाँ पर आता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देख चुके हैं कि सिल्क रूट की वजह से या व्यापार की वजह से किस प्रकार से जो राजा है वह समृद्ध हो रहे हैं, राज्य का विस्तार हो रहा है। अब इसी सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है कि जब जो व्यापारी हैं राज्य के अंदर समृद्धि बढ़ रही होती है, तो ऐसे में क्या है, रिलीजियन के अंदर भी समृद्धि हमें देखने को मिलती है। कैसे? इस टाइम पर क्या होता है कि जो बुद्धा है उनकी मूर्तियां बनाई जाने लग गई। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनलाइटमेंट, यहाँ पर इमेज आप जो देख रहे हो ये एक प्रकार की मूर्ति है जहाँ पर क्या है, महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट के रूप में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर महात्मा बुद्ध को दर्शाने के लिए आप देख सकते हो ये पीपल के पत्तियों या पीपल के पेड़ का यूज किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। तो इस टाइम पर क्या होता है, जो बुद्धिज्म है और अन्य रिलीजियन है उनका स्प्रेड, उनका विस्तार होता है। और स्पेशली हम बात करें, कुषाण वंश के एक शासक थे जिनका नाम था कनिष्क। उन कनिष्क के टाइम पर क्या होता है, जो महात्मा बुद्ध हैं उनकी शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए क्या किया जाता है, बुद्धिस्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता है कि बहुत सारे विद्वान आते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो संदेश हैं या बौद्ध धर्म के जितने भी नियम हैं उनको बेसिकली क्या है, इस ग्रंथ के अंदर शामिल, उनको क्या है, एक ग्रंथ के अंदर, किताब के अंदर लिखने का यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलता है, बुद्धिस्ट काउंसिल का। तो ध्यान रखिएगा, कनिष्क के द्वारा बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या किया गया, आयोजन किया गया बौद्ध धर्म के शिक्षाओं को लिखने के लिए। अब यहाँ पर बात आती है, देखो पिछले चैप्टर में आपको मैंने यहाँ पर क्या है, एनसीईआरटी में ही एक चीज गलत कंटेंट लिखा हुआ था। ठीक है, कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो आम लोगों तक अपनी भाषा को या अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए क्या है, प्राकृतिक लैंग्वेज का प्रयोग किया करते थे। तो आप इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, वो पाली लैंग्वेज का यूज किया करते थे और जो महावीर हैं वो प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज किया करते थे। ठीक है, तो हालांकि एनसीईआरटी में ही वो कंटेंट ठीक नहीं था, इस वजह से वो आपको बताया गया। तो यहाँ पर बात आती है आगे कि यह जब बुद्धिस्ट काउंसिल की गई तो हमें नजर आता है कि अश्वघोष नाम के एक विद्वान होते हैं, बौद्ध विद्वान। ठीक है, महात्मा बुद्ध की वो बायोग्राफी लिखते हैं।
ठीक है, यानी उनका जीवन चरित, और इस वजह से उसको बोला जाता है बुद्ध चरित। बुद्धा का जीवन चरित यानी बुद्ध चरित लिखते हैं। अब ये जो इस टाइम पूरा का पूरा जो समय था, अभी मैंने बताया कि पहले के टाइम पे क्या होता था, या तो प्राकृतिक लैंग्वेज का यूज किया जाता था या तो फिर पाली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। लेकिन जो कनिष्क है वो अपने राज दरबार में संस्कृत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, और यही कारण है कि इनके टाइम पर संस्कृत के अंदर क्या है, जो ग्रंथ हैं उनकी रचना की जाने लग गई। ठीक है, इस टाइम पर दूसरा एक परिवर्तन क्या नजर आया कि जो महायान बुद्धिज्म है उसका भी विकास होने लग गया। ठीक है, अब महायान बुद्धिज्म बेसिकली क्या है, एक बुद्धिज्म का नया प्रकार था जिसमें महात्मा बुद्ध की जो इमेज है, मूर्तियां हैं, वह बनाई जाने लग गई, और महात्मा बुद्ध को वह भगवान के रूप में पूजा करते थे। तो ध्यान रखिएगा, महायान महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति के रूप में पूजा किया करते थे। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो समुदाय हुआ करता था, तो उन लोगों को इन लोगों ने यानी महायान लोगों ने क्या बोला कि ये लोग हीनयान के संप्रदाय के लोग हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कुषाण के टाइम तक आते आते जो ये बेसिकली यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया, इस दौरान हमें जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बढ़ता हुआ नजर आया। पहला है महायान, दूसरा है हीनयान। हीनयान लोग कह रहे हैं कि जो बेसिकली क्या है, जो बुद्धा है वह ईश्वर नहीं है बल्कि एक पवित्र आत्मा है। ठीक है, और बुद्धा की हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से जब भी वह किसी मूर्ति का निर्माण करते हैं तो बुद्धा के स्थान पर क्या है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो कि ये लोग महात्मा बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई है। अब महात्मा बुद्ध के स्थान पर जो आप यहाँ पर देखोगे पीपल का पेड़ है, उसको यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से साइन के माध्यम से, जैसे कि महात्मा बुद्ध ने जब बेसिकली शिक्षा प्राप्त की थी या फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह पीपल के ट्री के नीचे हुई थी। इसी वजह से महात्मा बुद्ध को पीपल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसमें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महायान बुद्धिज्म के अंदर ये पूरा प्रोसेस हमें यहाँ पर नजर आता है। हीनयान के अंदर, ठीक है, हीनयान के अंदर मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, मूर्ति बनाई भी जाती थी तो सिंबल का यूज किया जाता था। महायान में महात्मा बुद्ध को भगवान भी मान रहे हैं और उनकी मूर्तियां भी बना रहे हैं। ठीक है, एक ये बात। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पोर्शन की। तो इस टाइम पर क्या है कि जो बेसिकली मूर्ति कला है उसका बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ, और इस टाइम पर मथुरा कला और इसके अलावा गंधार कला हमें देखने को मिलता है तक्षशिला के अंदर। ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा, मथुरा कला और गंधार किला। मथुरा कला बेसिकली मथुरा रीजन के अंदर था जो वृंदावन और यूपी के अंदर जो आता है। तक्षशिला बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन के अंदर यानी गंधार रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों मूर्तियों में अंतर क्या है आप इससे यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी एक मूर्ति आएगी उससे हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों गंधार कला में और मथुरा कला के अंदर क्या अंतर है। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर परिवर्तन आया, वो क्या है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर हीनयान महायान के साथ एक और बात यहाँ पर जुड़ने लग गई कि जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं वो पहले क्या हुआ करते थे, अगर किसी ने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है तो ऐसा माना जाता था कि वह ईश्वर के पास पहुंच गया है। अब वहीं पर क्या है, अब जो धारणा है वो बदल गई। अब ये बोला जाने लग गया कि जिसने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया है वह जीवन के अंदर रहकर क्या है, यानी इसी जीवन के अंदर रहकर वो क्या है, दूसरे लोगों को क्या बोलते हैं, टीच करने के माध्यम से, शिक्षा के, बौद्ध धर्म का जो शिक्षाएं हैं उनके प्रसार के माध्यम से भी क्या है, एक प्रकार से जो बोधिसत्व है, ठीक है, यानी बुद्ध का अल्टीमेट रूप है वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इससे पहले क्या यहाँ पर माना जाता था कि जिसने बोधिसत्व प्राप्त कर लिया है उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, यानी अकेले रहना चाहिए, और जीवन भर क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करके अपना जीवन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, नया विचार आने लग गया कि भाई आपने तो क्या बोलते हैं, शिक्षा की प्राप्ति कर ली है, आपने तो बेसिकली ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, तो अब आपकी यहाँ पर जिम्मेवारी होती है कि आप दूसरों को भी ज्ञान की प्राप्ति
कराएं। और इसी प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि ये जो बोधिसत्व का नया कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, महायान बुद्धिज्म जिसको हम यहाँ पर साधारण भाषा में कह रहे हैं, तो ये जो महायान बुद्धिज्म है इसका विकास फिर धीरे धीरे हमें सेंट्रल एशिया के अंदर भी देखने को मिलता है, चाइना के अंदर, कोरिया और जापान के अंदर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है महायान रिलीजियन के अंदर, महायान बुद्धिज्म के अंदर बदलता है, ठीक है। और इसमें हमें देखने को मिलता है कि महायान रिलीजियन इसी वजह से सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और जापान तक फैलता है। वहीं पर हमारा जो ये बुद्धिस्ट रिलीजियन है हीनयान, वो वेस्टर्न साउदर्न इंडिया के अंदर भी फैलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो गुफा बनाकर रहने लग गए हैं, जो राजा रानी हैं वह और व्यापारी हैं बेसिकली और फार्मर्स हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये बौद्ध जो अनुयायी हैं उन सभी के लिए इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण कर रहे हैं। और वेस्टर्न घाट का जो रीजन है उसमें हमें बहुत सारी इस प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, ट्रेडर्स प्रोबेबली हॉल्टेड इन दिस केव, और जो ये बेसिकली गुफाएं बनाई जा रही हैं आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो, संभवतः यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो भी आकर रहा करते होंगे कुछ समय के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर मोनेस्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पर मोनेस्ट्री का सीधा मतलब होता है पवित्र स्थान। तो धीरे धीरे क्या है, ये धर्म से जुड़े हुए होने के कारण क्या है, इसका धार्मिक महत्व बढ़ गया। और धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि जो बुद्धिज्म है उसका जो प्रसार है वो हमें साउथ ईस्टर्न वर्ल्ड जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ साथ यहाँ पर हमें थेरवाद जो बुद्धिज्म है उसका यहाँ पर विकास हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, फिर इसी के साथ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इन सभी जगहों पे हमें थेरवाद बुद्धिज्म देखने को मिलता है। ये भी बुद्धिज्म का क्या है, एक और प्रकार था जो कि महायान से निकला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया डिटेल में कि किस तरह से बुद्धिज्म का विकास हो रहा है और मूर्तियों का विकास हो रहा है, व्यापारिक स्थलों के साथ साथ यहाँ पर सरायों का और मोनेस्ट्रीज का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था दो कला होती हैं, एक होती है आपको गंधार कला और यहाँ पर दूसरी कला आप यहाँ पर देख सकते हो मथुरा कला। मथुरा कला जो है उसके अंदर आप देख रहे हो कि ईश्वरीय तत्व पर यानी भक्ति के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। वहीं पर जो गंधार कला है उसके अंदर स्वाभाविकता के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि गंधार कला के अंदर जो पूरा मूर्ति है उसको फाइन तरीके से, बारीक तरीके से बनाया जाता है। हाथ की हथेलियों की लकीरें, उनके चेहरे का क्या बोलते हैं हाव भाव, उनके कपड़े की सिलवटें बहुत डिटेल में बनाई जाती है। वहीं पर मथुरा कला के विशेषता है कि इनको क्या है, चारों ओर से चक्कर के माध्यम से दिखाया जाता था। इनके चारों ओर आप यहाँ पर ये मूर्ति हल्की सी टूटी हुई है, नहीं तो आपको नजर आता कि यहाँ पर बुद्ध को चारों तरफ से चक्र के माध्यम से यानी उनको ईश्वरीय एक प्रकार से संदर्भ में उनको दर्शाया जाता था, ठीक है। तो ये ही बेसिकली गंधार कला और मथुरा कला में एक बेसिक डिफरेंस आपको नजर आता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, यानी जो पिलग्रिम्स हैं, जो ये बेसिकली तीर्थ यात्री हैं। अब यहाँ पर यह एक दूसरे स्थानों पर ये धार्मिक यात्राएं करने क्यों जाते थे, यहाँ पर एक प्रश्न आता है। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए अपने कारवां के साथ यानी व्यापारी के समूह के साथ शिप के माध्यम से दूसरे स्थान पर जाते थे। इनके साथ क्या होता था, कई बार जो तीर्थ यात्री है वो भी इनके साथ यात्राएं किया करते थे। अब पिलग्रिम्स बेसिकली ऐसा व्यक्ति होता है जो कि जर्नी पर होता है किसी भी धार्मिक स्थल की, ठीक है। इसी के साथ साथ इस प्रकार से हमें बुद्धिस्ट यात्री या फिर पिलग्रिम देखने को मिलते हैं फाहियान के रूप में, दूसरे हमें देखने को मिलते हैं हुएन सांग के रूप में, और तीसरे हमें देखने को मिलते हैं इत्सिंग के रूप में। अब यहाँ पर मैंने लिखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और, इसका मतलब क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक्स है, उसको क्या है चाइनीज लैंग्वेज में कई जगहों पर हा पढ़ा जाता है, तो इसी वजह से मैंने बोला फा हियान, हुएन सांग, और यहाँ पर जेड को ये सा पढ़ते हैं, ठीक है। इत सिंह, यहाँ पे टी क्या है साइलेंट है,
तो इस प्रकार से आप देख रहे हो फा हियान, हुएन सांग और इत्सिंग बेसिकली कुछ प्रमुख तीर्थ यात्री थे जो कि इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है, जो कि क्या है 50 से भी ज्यादा साल तक इंडिया के अंदर रहते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ हुएन सांग की, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये क्या है, जो डेंजरस रास्ता है उसका यात्रा किया करते थे और यहाँ पर अपनी किताबों को लिखा करते थे। उदाहरण के लिए फाहियान देख सकते हैं आप इनको। बेसिकली यह क्या करते हैं, इंडिया के अंदर आते हैं। यहाँ पर इंडिया के आने के बाद वो क्या करते हैं, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करते हैं, फिर इसको चाइना लेकर चले जाते हैं। अब चाइना जब वो लेकर जा रहे थे इन सभी भारतीय किताबों को, पांडुलिपियों को, तो उस समय की एक कहानी है कि यह वापस जब जाते हैं तो बंगाल के रास्ते से होकर जाते हैं और बंगाल से फिर ये क्या करते हैं, पूरा बड़ा रास्ता घूमकर जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अपने साथ बहुत सारी जो मूर्तियां हैं उनको भी लेकर जाते हैं, जो बहुत सारा बुद्धिस्ट किताबें हैं उनको लेकर जाते हैं, बुद्ध भगवान की मूर्तियां हैं उनको भी अपने साथ चीन लेकर जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक क्या होता है, भवंडर आ जाता है समुंदर के अंदर और इस बीच में हमें देखने को मिलता है कि उनकी बहुत सारी जो किताबें हैं वो क्या है, समुंदर के अंदर ही गिर गई। हालांकि वो किसी तरह क्या है 90 दिन बाद जावा के पोर्ट पर पहुंचते हैं। जावा के पोर्ट से फिर वो क्या है आगे की तरफ जाते हैं चाइना के अंदर लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें यात्रा भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ह्वेन सांग की। अब ह्वेन सांग बेसिकली क्या है, जो लैंड रूट है उसके माध्यम से इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, सेंट्रल एशियन रीजन है, वहां से क्या है वह इंडिया के अंदर आता है और आने के बाद जो गोल्ड है, सिल्वर है, सैंडलवुड है, इन सभी के द्वारा बनाए गए जो मूर्तियां हैं उनको फिर अपने साथ लेकर जाता है। इसी के साथ साथ वो 600 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को इंडिया से लेकर जाता है और यह इतने ज्यादा थे कि यह क्या है 20 से ज्यादा घोड़े के ऊपर इनको लाद कर वह लेकर जाता है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब वह यात्रा कर रहा होता है तो 50 मैन्युस्क्रिप्ट लगभग उसकी क्या है खो जाती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इस प्रकार से जब वह इंडस रिवर के पास पहुंचता है तो क्या होता है, नदी के अंदर तूफान आ जाता है और उसी तूफान में क्या है 50 पांडुलिपियां यानी मैन्युस्क्रिप्ट क्या है खो जाती है। अदरवाइज 600 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को वो लेके जाता है, तो यानी 550 मैन्युस्क्रिप्ट वो चाइना को लेकर चला जाता है और रेस्ट ऑफ द लाइफ यानी उसके जीवन का अपना आने वाला अगला समय वो क्या है संपूर्ण जीवन ऐसे बिताता है कि संस्कृत की जितनी भी पांडुलिपियां थी उनको क्या है चाइनीज लैंग्वेज में क्या करता है कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है हुएन सांग के बारे में, ठीक है। 600 पांडुलिपियों को लेके जाता है, 20 घोड़े पर आता है, 50 से भी ज्यादा खो गई। इंडस रिवर के अंदर क्या है बवंडर आता है, संस्कृत से जो पांडुलिपियां संस्कृत में लिखी गई थी उसको अपना पूरा जीवन चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए बिताता है। इसी के साथ साथ ह्वेन सांग जो था वो क्या है नालंदा के अंदर स्टूडेंट भी था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नालंदा क्या है उस समय भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था जहाँ पे बुद्धिस्ट स्टडी दी जाती थी और ये हमें बिहार रीजन के अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, यहाँ पे एडमिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। गेट कीपर ही आपसे क्या है कुछ डिफिकल्ट प्रश्न पूछता है और ऐसा बोला जाता है कि इतना डिफिकल्ट प्रश्न हुआ करता था कि 10 में से लगभग 7-8 जो प्रश्न है वो लोगों के गलत ही हुआ करते थे। अगर 7-8 व्यक्ति आए हैं तो सिर्फ 1 या 2 का ही एडमिशन यहाँ पर हो पाता था, यानी इनका जो एंट्रेंस एग्जाम था वो इतना ज़्यादा कठिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का पूरा सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये पूरा का पूरा जो नालंदा सिस्टम है, नालंदा का पूरा सिस्टम है एजुकेशन का उसके बारे में, ठीक है। नालंदा के अंदर बहुत सारे जो विद्वान हैं वो पढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। तो ये हमने डिटेल में बात कर ली। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द भक्ति, यानी जो भक्ति मूवमेंट है उसकी शुरुआत इंडिया के अंदर किस प्रकार से हुई, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि शुरुआती तौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो कुछ
स्पेसिफिक देवी देवता हैं उन्हीं की ही पूजा हुआ करती थी, ठीक है, जो कि हिंदू धर्म के अंदर प्रमुख स्थान इनका माना जाता था। उदाहरण के लिए शिव की पूजा की जाती थी, विष्णु की और उनकी पत्नियों के रूप में गॉडेस की, ठीक है, जैसे कि दुर्गा माता की भी यहाँ पर पूजा की जाती थी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भक्ति शब्द है वो बेसिकली क्या है, एक प्रकार से डिवोशन को दर्शाता है, ठीक है। अब डिवोशन किसके प्रति, जो भी आपने देवी देवता चुन रखा है उनके प्रति एक व्यक्ति का इंडिविजुअल डिवोशन यानी इंडिविजुअल एक प्रकार से समर्पण, इसी को ही बोला जाता है भक्ति। अब ये भक्ति क्या है, कोई रिच भी कर सकता है, कोई पुअर आदमी भी कर सकता है, कोई किसी भी कास्ट से संबंध रखता हो, कोई पुरुष हो या महिला हो, वह भक्ति के मार्ग को अपना सकता है। इसी तरह से ये जो भक्ति ट्रेडिशन है इसके बारे में हमें भगवत गीता से पता चलता है। और भगवत गीता क्या है, जो महाभारत है उसके एक पार्ट है, ठीक है। अब भगवत गीता के अंदर बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो यह एक महाभारत का पार्ट है जिसके अंदर जो कृष्ण है वह बता रहे हैं, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, वह बता रहे हैं कि जो अंतिम सत्य है वो ईश्वर ही है, और ईश्वर कौन है, वह कृष्ण है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल भक्ति के ऊपर फोकस किया जाता है भक्ति के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर क्या है, किसी भी प्रकार का जो सेक्रीफाइस होता है यानी एक प्रकार से बलि होती है, उसको क्या है यहाँ पर कम वैल्यू दी जाती है। अब नॉर्मल सी बात है, हमने पहले की वीडियो में देखा कि जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है उसका विकास ज़्यादा हो रहा है, इस आधार पर क्या है, जो बलि है वो ज़्यादा दी जाती थी, जानवर जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं, कृषि का यहाँ पर विकास हो रहा है। अब जानवरों को बचाने के लिए जो कि कृषि में यूज़ किए जाते हैं, तो अब नए प्रकार के सिद्धांतों को भी यहाँ पर लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ये भक्ति का ट्रेडिशन है इसके अंदर जानवरों की बलि यानी सेक्रीफाइस के ऊपर कम फोकस किया जाता था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वह ईश्वर को किसी भी रूप में यहाँ पर मान सकते थे, चाहे ह्यूमन के रूप में माने, चाहे जानवर, या फिर किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे के रूप में ईश्वर की आराधना यहाँ पर की जाए। इसके साथ यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हो कि ईश्वर को उस टाइम पर वराह के रूप में क्या किया जा रहा था, पूजा जा रहा था, जो कि क्या है, पृथ्वी माता को यहाँ पर बचाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विष्णु को एज अ वराह दिखाया गया है मध्य प्रदेश के एरण अभिलेख के अंदर। मध्य प्रदेश के एरण के अंदर एक मूर्ति मिली है वराह की, ठीक है, जो कि क्या है, पुराण के अंदर मेंशन किया। पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है, पुराण के अंदर जो कहानी बताई गई है कि जो अर्थ है यानी पृथ्वी माता है, उनको रेस्क्यू यानी उनको बचाया गया, क्या बोलते हैं, समुंदर के अंदर जाने से, किसके द्वारा, वराह के द्वारा। वो जो स्टोरी है वो यहाँ पर दिखाई गई है मूर्ति के माध्यम से। अब यहाँ पर भक्ति जो शब्द है वो भज से निकला हुआ है, जिसका बेसिक मतलब होता है डिवाइड या फिर शेयर। अब ये जो शेयर है, डिवाइड है, वो दो व्यक्तियों के डिवोशन के बीच में है, जहां पर आप देख सकते हो कि डेटी और दूसरी तरफ जो डिवोटी है, श्रद्धालु है, और जो देवी देवता हैं, उन दोनों के बीच के रिलेशन को यहाँ पर दर्शाया जाता है। और ये भागवत रिलीजन या बेसिकली कहो, बेसिकली यहाँ पर गॉड यहाँ पर बोला जा रहा है, ईश्वर को भागवत बोला जाता है। तो उसको रूप में भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ईश्वर को भी भाग के रूप में देख सकते हो, डिवोटी के रूप में देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं डिवोटी ऑफ द शिवा। अब यहाँ पर हमें एक विल्लाला देखने को मिलते हैं जो कि लो कास्ट के थे, स्क्वेंजर का काम किया करते थे। वह भी क्या है, एक प्रमुख डिवोटी हुआ करते थे शिव भगवान के, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इमेज ऑफ डेटी वर ऑफ्टन प्लेस विद इन द हाउस। बेसिकली क्या है, बाद के समय में जो ईश्वर है उनको एक स्पेसिफिक घर के अंदर रखा जाने लग गया, और इसी घर को बाद के समय में हम टेम्पल के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में बाद में हम पढ़ेंगे। हिंदू शब्द आप सभी को पता ही है, बेसिकली जो अरब व्यापारी हैं और जो ईरानियन व्यापारी हैं वो जानते थे कि बेसिकली इंडस रिवर है, जो कि क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान में बहता था, ठीक है। अब बेसिकली इंडस रिवर के पास में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को इंडियन बोला जाने लग गया। हिंदी में इसी को बोला जाता है सिंधु, और इसी वजह से सिंधु से क्या है, हिंदू शब्द निकल गया। तो बेसिकली क्या है, सिंधु नदी यानी इंडस रिवर के
कारण ही जो हिंदू शब्द है और दूसरी तरफ इंडिया शब्द है उसका उदय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर विश्व के अन्य स्थानों पर बात करें तो यहाँ पर हमें नजर आता है रोमन अंपायर के पास में जो जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर बाद के समय में ये जो क्रिश्चियनिटी है वो अफ्रीका, यूरोप, एशिया सभी स्थानों पर फैलती है। यहाँ तक कि इंडिया में भी क्या है, इन्हीं व्यापारियों के माध्यम से जो कि केरला कोस्ट पर सबसे पहले आए थे, ठीक है, उनके माध्यम से क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर उदय देखने को मिलता है। अब ये जो क्रिश्चियन आए थे इन व्यापारियों के साथ, इनको सीरियन क्रिश्चियन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीरिया से आए हुए क्रिश्चियन, सीरियन क्रिश्चियंस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमें देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर आप ज्वाइन करके जो पीडीएफ है उसको प्राप्त कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक। इसी के साथ साथ दूसरा यहाँ पर एक चैनल होगा करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपको डेली बेस पर करंट अफेयर, वीकली बेस पर करंट अफेयर पीडीएफ, मंथली बेस पे और पूरे साल भर का करंट अफेयर कंपाइलेशन क्या है पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 499। आपको सिर्फ एक बार ग्रुप ज्वाइन करना है। पहले जितने भी यहाँ पर कंटेंट अपलोड है वो भी आपको प्राप्त होगा और इन फ्यूचर जितना भी कंटेंट अनलिमिटेड टाइम के लिए अपलोड होता जाएगा वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप एक बार ग्रुप ज्वाइन करेंगे, फॉर एवर आप इस ग्रुप को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या बोलते हैं, मैसेज करके किस प्रकार से ग्रुप से ज्वाइन करना है आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ टेलीग्राम आईडी है, इस टेलीग्राम आईडी पे भी कांटेक्ट करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये अपना पूरे साल भर का जो मैगजीन है वो आप इस प्रकार से देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी का। इसी के साथ यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन और बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।